आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंड यूनिट कंज्यूमर थ्योरी। उसमें एक टॉपिक है डायमंड वाटर पैराडॉक्स, सेकेंड है हमारा इंडिफरेंस कर्व की अलग अलग शेप्स। ये दो टॉपिक करेंगे आज। और कल के लिए फिर हमारा बचेगा इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और वर्क एंड लेजर, ये दो टॉपिक्स। तो कल हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ये इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, वर्क लेजर, ये रिलेटेड भी हैं और बड़े टॉपिक्स हैं। तो कोशिश करना ये दोनों टॉपिक आप कल के लिए एडवांस में पढ़ लो आज ही, ताकि वो अच्छे से समझ आए, वरना क्योंकि डिफिकल्ट टॉपिक्स है, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आज के टॉपिक्स यस इजी हैं, तो हम वो कर लेते हैं पहले। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम डायमंड वाटर पैराडॉक्स, हिंदी में से बोलते हैं हीरा जल विरोधाभास। अब ये विरोधाभास है क्या, मतलब किस चीज का विरोध हो रहा है। पैराडॉक्स मतलब अगेंस्ट जाना, किसी चीज के अपोजिशन में बोलना, या फिर जैसे हम बोलते हैं क्रिटिसिज्म या फिर एग्जाम्पशन। ठीक है, अलग अलग वर्ड्स हैं। मेन जो वर्ड यूज होता है वो है पैराडॉक्स, मीनिंग अलग अलग है। तो इस मतलब किस चीज का इसमें एग्जाम्प्ट हो रहा है, विरोध किस चीज का हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं, किसी चीज की जितनी ज्यादा वैल्यू होती है उतना ही ज्यादा हम उस चीज का प्राइस लगाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एप्पल्स का। अगर मार्केट में 10 एप्पल अवेलेबल है और खरीदने के लिए कंज्यूमर आ गए 15, तो होगा क्या, एप्पल्स तो कम है, डिमांड ज्यादा हो गई, मांग ज्यादा है और क्वांटिटी कम है। प्राइस तो इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, प्राइस इंक्रीज होगा। तो हमें पता लगा कि जितनी ज्यादा किसी भी चीज की वैल्यू होगी, कंज्यूमर को वैल्यू है तभी तो वो ज्यादा डिमांड कर रहा है ना एप्पल्स की। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी या फिर जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, उतना ही ज्यादा उस चीज का प्राइस बढ़ेगा। ये हमारी नॉर्मल इकोनॉमिक थ्योरी हमें कहती है। बट डायमंड वाटर पैराडॉक्स हमें ये बताता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा है। जैसे हम जानते हैं कि अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे, मतलब अगर हम एक वीक तक भी अगर हम पानी कंज्यूम ना करें तो ह्यूमंस विल डाई। तो इट मीन्स वाटर की वैल्यू हमारे लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन डायमंड्स की वैल्यू हमारे लिए इतनी नहीं है। अगर हम डायमंड नहीं पहनेंगे तो ऐसा नहीं है कि वी विल डाई। नहीं पहनने डायमंड कोई बात नहीं, वी कांट अफोर्ड इट, हम कुछ और ज्वेलरी पहन सकते हैं। ठीक है। तो वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस एज कम्पेयर टू डायमंड, लेकिन फिर भी डायमंड की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये इकोनॉमिक थ्योरी के लिए उसे इकोनॉमिक थ्योरी को एग्जेम्प्ट कर रहा है, इकोनॉमिक थ्योरी का विरोध कर रहा है। बिकॉज इकोनॉमिक थ्योरी हमें कह रही है कि जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा उसका प्राइस होगा। लेकिन डायमंड और वाटर के केस में हमने देखा कि वाटर की वैल्यू ज्यादा है, फिर भी वाटर का प्राइस कम है एज कंपेयर टू डायमंड्स। ठीक है। हिंदी में अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो वी कैन से हीरा जल विरोधाभास, ये थ्योरी है। इसका नेम है थ्योरी का हीरा जल विरोधाभास। ये हीरा और पानी के बीच में एक विरोध दिखा रहा है हमारी पूरी अर्थशास्त्र की थ्योरी का। वो थ्योरी क्या है, बिकॉज अर्थशास्त्र में ऐसा बताया गया, किसी चीज की जितनी ज्यादा हमें जरूरत होगी उतनी ही ज्यादा उसकी कीमत होगी। लेकिन इस थ्योरी में इस चीज का विरोध किया गया है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जल की जरूरत एक ह्यूमन के लिए ज्यादा है, लेकिन फिर भी जल की कीमत कम होती है और हीरे की कीमत ज्यादा होती है। लेकिन हीरे की अगर हम हीरा नहीं पहनेंगे तो भी हम जी सकते हैं, मतलब हीरे की जरूरत नहीं है बट उसकी कीमत ज्यादा है। सिमिलरली जल की जरूरत ज्यादा है बट कीमत कम है। अब ये चीज अपोजिट जा रही है हमारी इकोनॉमिक थ्योरी के, और इसी चीज का विरोध किया गया है डायमंड वाटर पैराडॉक्स में। ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम में ऐसे आ सकता है, जैसे हमारे वो नहीं आते एक्सप्लेन दी बिलो पॉइंट्स, या फिर किसी क्वेश्चन के पार्ट में जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन में 4 पार्ट्स आ गए कि आपको परफेक्ट कंपटीशन की डेफिनेशन देनी है या फिर यूटिलिटी एनालिसिस की डेफिनेशन देनी है। थर्ड आ गया डायमंड वाटर पैराडॉक्स, और भी कुछ फोर्थ आ गया यूटिलिटी का। तो एक्सप्लेन एनी टू फ्रॉम द फॉलोइंग, ऐसे करके मतलब 3 या 2 3 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इससे ऊपर ये क्वेश्चन नहीं आएगा। जस्ट थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, डायमंड वाटर पैराडॉक्स ये अगेंस्ट जा रही है इकोनॉमिक थ्योरी के। डायमंड वाटर पैराडॉक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर की वैल्यू हमारे लिए ज्यादा है, लेकिन फिर भी वाटर का प्राइस इतना ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू डायमंड्स, जबकि डायमंड इतने ज्यादा जरूरी नहीं है जीने के लिए।
सिमिलरली ये चीज अगेंस्ट गई है यहाँ पे इकोनॉमिक थ्योरी के, इट इज द एग्जाम्पशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। ठीक है, ये चीज समझ आई। यस मैम। अच्छा, और ये असाइनमेंट्स उस पे व्हाट्सएप पे मत भेजो, मेरे पास व्हाट्सएप पे आने स्टार्ट हो गए असाइनमेंट्स। मेल पर ही भेजो, बिकॉज इसमें मेरा कुछ वो लॉस नहीं है, मुझे फिर भी मार्क्स लगाने ही है। पॉइंट इज की चेकिंग के टाइम पे स्किप हो जाएंगे, बिकॉज मैंने माइंड में रखा हुआ है कि मेरे पास सब कुछ मेल पे है। मैम सिंगल सिंगल करके आपको मेल करना है? सिंगल सिंगल मतलब नहीं, एक ही पीडीएफ बनाओ दोनों क्वेश्चंस की। दो अच्छा क्वेश्चन अच्छा। है ना, तो मैंने आपको कहा था, मैं अब दोबारा बता देती हूँ। 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इतनी मतलब आप खुद कैलकुलेट करो अपने आप से, इतने बड़े हो गए हो कि अप्रोक्सीमेटली 3 पेजेस हर एक क्वेश्चन का होगा ना। अगर आप 1.5 1.5 पेज का कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो कहाँ से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और एग्जाम में मेरे अकॉर्डिंग अगर मैक्सिमम 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसके लिए एक या 1.5 शीट में भरना इट इज नॉट एनफ। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2-3 पेज कुछ तो भर के दिखाओगे ना। एक्चुअली मैम मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा था। नहीं, मैं जनरली बता रही हूँ, बिकॉज मेरे पास कल भी फोन आ रहे थे बार बार कि कितने पेजेस भरने हैं और दोनों क्वेश्चंस 3 ही पेज में आने हैं क्या, बट ये सेंस नहीं है। बिकॉज 6 मार्क्स का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम 1.5 पेज में उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, हमारे मार्क्स कट जाएंगे। चाहे आंसर सही हो लेकिन मार्क्स फिर भी कटेंगे, क्योंकि हमारे वर्ड्स पूरे नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ वर्ड लिमिट होती है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, तो उस वर्ड लिमिट का ध्यान रखो। और एक सिंगल पीडीएफ बनाओ दोनों क्वेश्चंस की, उसी में ही दोनों क्वेश्चंस होने चाहिए। और क्वेश्चंस के पीडीएफ में जो नेम होता है पीडीएफ का, उस पे अपना रोल नंबर और नेम लिख देना, ताकि मुझे मतलब कंफ्यूजन ना हो चेक करने में हर एक बच्चे का। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक था इंडिफरेंस मैम कर्व। मैम डायमंड तो वेबलेन गुड्स है ना? डायमंड्स इज अ लग्जरियस गुड, वो लग्जरियस गुड में काउंट होता है। तो अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वो नीडफुल है एक रिच पर्सन के लिए, लेकिन हम इकोनॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं फॉर अ नॉर्मल पर्सन, मतलब एक रैशनल कंज्यूमर। मैंने आपको बताया था कि हम अगर कोई भी थ्योरी पढ़ेंगे तो हम वो एक नॉर्मल वे में पढ़ेंगे, कोई भी हम कंडीशन लेके नहीं चलेंगे कि ये पर्टिकुलर इस पर्सन के लिए है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो। और यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि ये डायमंड वाटर पैराडॉक्स एक रिच पर्सन के लिए थ्योरी लिखी गई है, तो ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए लिखी गई है ना। तो इसलिए हमने कंसीडर किया कि डायमंड बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है जीने के लिए, कोई एक नॉर्मल पर्सन बिना डायमंड पहने जी सकता है। फाइन। अब नेक्स्ट आता है हमारा इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक। मैंने आपको बताया था पहले क्लासेस में कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, सेकेंडली इंडिफरेंस कर्व की कॉन्वेक्स शेप होती है। ठीक है, तो वो चीज हमने पढ़ी नॉर्मल गुड्स के लिए, हमने वहां पे कंडीशन मानी कि वी आर स्टडिंग नॉर्मल गुड्स। इंडिफरेंस कर्व को हिंदी में बोलते हैं उदासीनता वक्र। ठीक है, तो उदासीनता वक्र या फिर तटस्थता वक्र, लेकिन मेजरली बुक्स में उदासीनता वक्र ही वर्ड यूज हुआ है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए इंडिफरेंस कर्व जो हमने पढ़ा उसकी कॉन्वेक्स शेप होगी जैसे इस डायग्राम में दी गई है। और वो कर्व जहां पर बजट लाइन से टेंजेंट होगी, जैसे यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व IC1 टेंजेंट है ए बी बजट लाइन से ई पॉइंट पर। ठीक है, तो ये ई हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, और इस पॉइंट पर यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है कंजम्पशन से। ठीक है, तो ये जो हमने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ी ये होगी वेल बिहेव प्रेफरेंसेस के लिए। अब पॉइंट आता है कि वेल बिहेव प्रेफरेंसेस है क्या। जैसे यहाँ पे दो गुड है X1 और X2। जब कोई भी कंज्यूमर इन दोनों गुड्स का ही कंजम्पशन करेगा कुछ प्रपोर्शन में, और इन दोनों गुड्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, जैसे मानो कि X1 है फूड खाना और X2 है बुक्स,
तो वी कैन से कि फूड और बुक्स में कुछ आपस में रिलेशन नहीं है। एक कंज्यूमर के लिए ये दोनों अलग अलग गुड्स हैं। अब कोई भी कंज्यूमर फूड लेगा या फिर बुक्स लेगा, ये डिपेंड करेगा उसकी रिक्वायरमेंट पे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर बुक्स का प्राइस बढ़ गया तो ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर बुक खरीदना बंद कर देगा। पहले वो ज्यादा बुक्स लेता था, अब वो कम बुक्स खरीदेगा, लेकिन खरीदेगा जरूर। तो वेल बिहेव प्रेफरेंसेस हमें कहती है कि कोई भी कंज्यूमर दोनों गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन। वो बराबर भी हो सकते हैं, कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कंजम्पशन दोनों गुड्स का हो रहा है। और ये नॉर्मल जो हम थ्योरी लिखते हैं इंडिफरेंस कर्व की, तो ये वाले कर्व्स उन थ्योरीज में यूज होंगे। मतलब जैसे अगर आपके एग्जाम में आया कि इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज बताओ, या फिर जो जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन है कंज्यूमर बिहेवियर वाला, असाइनमेंट का सेकंड क्वेश्चन, कंज्यूमर बिहेवियर और इंडिफरेंस कर्व का आपस में क्या रिलेशन है, तो उसमें भी ये नॉर्मल वाला कर्व यूज होगा इंडिफरेंस कर्व का। मतलब कोई भी थ्योरी होगी, ये नॉर्मल कर्व हमें यूज करना है। और सेकेंडली इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है। यस तो मैम। आज हम फिलहाल इंडिफरेंस कर्व की अलग अलग शेप्स पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ऐसे ये कोजाइलिनियर होते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। फोर्थ होते हैं ये वेल बिहेव प्रेफरेंसेस। तो वेल बिहेव प्रेफरेंसेस ये फर्स्ट हमारा कर्व है, ये उसके लिए कॉन्वेक्स शेप इंडिफरेंस कर्व होंगे। और आई एम रिपीटिंग अगेन, IC1 टेंजेंसी वाला पॉइंट है ई, IC2 इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन से बाहर जा रहा है, इसलिए IC2 पर जो भी गुड्स का कॉम्बिनेशन होगा वो कंज्यूमर खरीद नहीं सकता, उसके बजट से बाहर है। तो IC2 इंडिफरेंस कर्व अप्रोचेबल नहीं है। थर्ड आया IC3। IC3 कर्व बजट लाइन के एक तो अंदर अंदर है, लेकिन IC3 कर्व नीचे है IC1 के, और कंज्यूमर मैक्सिमम IC1 कर्व तक खरीद सकता है। तो इसीलिए हमेशा कंज्यूमर IC1 कर्व ही प्रेफर करेगा और उसका ई पॉइंट प्रेफर करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है। समझ आया? यस मैम। सेकंड आता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अभी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्या है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है सब्स्टिट्यूट्स मतलब होता है कि प्रतिस्थान करना, प्रतिस्थापन। तो हमने जैसे अपने फर्स्ट डिमांड वाले टॉपिक में पढ़ा था, दो गुड्स हैं, मान लो कि कोलगेट और पेप्सोडेंट। तो कंज्यूमर या तो कोलगेट कंज्यूम करेगा या फिर पेप्सोडेंट, दोनों ही उसके लिए बराबर है। और अगर कोलगेट का प्राइस बढ़ गया तो वो पेप्सोडेंट खरीदना स्टार्ट कर देगा, बिकॉज दोनों से यूटिलिटी सेम मिल रही है और दोनों से ही उसका मतलब एक्सपेंसेस जो है सेम जा रहे हैं। तो कंज्यूमर X1 खरीदे या फिर X2 खरीदे, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिमिलरली अगर हम उन वाले गुड्स को, सब्स्टिट्यूट गुड्स को अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएं, तो हम कैसे दिखाएंगे? हम इंडिफरेंस कर्व के थ्रू दिखाएंगे, क्योंकि हम कुछ भी कंजम्पशन कर रहे हैं तो कंजम्पशन से हमें क्या मिलेगी? यूटिलिटी। और यूटिलिटी दिखाने का तरीका है इंडिफरेंस कर्व। ठीक है? तो इधर जैसे हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखाया ई पॉइंट पर, एक्स एक्सिस पर, जहां पर इंडिफरेंस कर्व कट कर रहा है, ये है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में हमेशा कॉर्नर सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि कंज्यूमर या तो X1 खरीदेगा या फिर X2 खरीदेगा, वो उसका कॉम्बिनेशन कभी नहीं खरीदेगा। बिकॉज ऐसे कभी सुना है कि आप मॉर्निंग में उठे, पहले आपने कोलगेट से ब्रश किया फिर आपने पेप्सोडेंट से? नहीं ना। तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसी वजह से कंज्यूमर्स या तो X1 खरीद रहे हैं या फिर X2, और हमेशा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में हमें कॉर्नर सॉल्यूशन मिलेंगे। कॉर्नर सॉल्यूशन या फिर हम उसे बाउंड्री सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो इस केस में X2 का प्राइस कुछ भी चेंज हो जाए, कंज्यूमर X1 ही प्रेफर कर रहा है। तो मीन्स कंज्यूमर इज प्रेफरिंग X1 और X2 का प्राइस कुछ भी चेंज हुआ जा रहा है। सिमिलरली नीचे वाले केस में हमने देखा कि X2 पर इक्विलिब्रियम है, तो X1 का प्राइस कुछ भी चेंज हो जाए, कंज्यूमर हमेशा X2 ही कंज्यूम करेगा। मतलब सेकंड केस में कंज्यूमर इज प्रेफरिंग X2, फर्स्ट केस में कंज्यूमर इज प्रेफरिंग X1। तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का एग्जांपल है। वेल बिहेव प्रेफरेंसेस में हमने देखा कि कर्व आए थे, वक्र थे इंडिफरेंस कर्व्स में, और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में स्ट्रेट लाइंस है, मतलब सीधी सीधी लाइंस। और ये स्ट्रेट लाइंस थोड़ी, जरूरी नहीं है ये एग्जैक्ट वर्टिकल या एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल हो, ये ऐसे भी हो सकती है।
पॉइंट इज की हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, कर्व नहीं बनेगा कभी भी। समझ आया? मैम वो जो वो फर्स्ट इसके साइड में जो मैम वो था ना एक डायग्राम, हाँ मैम ये वाला, इसमें वर्टिकल लाइंस है, तो मैम इसके अंदर ऐसा हो रहा है कि जो नीचे है, नीचे प्राइस डिस्प्ले कर रहा है ये, और जैसे जैसे प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है तो कंज्यूमर जो है X2 की तरफ बढ़ता जा रहा है, मतलब वो X2 को प्रेफर करने जा रहा है। प्रेफर करने जा रहा है, लेकिन वो इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंच पाएगा, वो X2 की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका जो कॉम्बिनेशन है, जो बजट के अंदर अंदर है, वो हमेशा X1 पर ही रहेगा, वो X1 को कट करेगा, बजट लाइन को कट नहीं करेगा, कॉर्नर सोल्यूशन देगा, X1 को कट करेगा X एक्सिस पे। ओके मैम। समझ आया? यस मैम। अब है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दिए थे लेफ्ट शू और राइट शू का। तो अगर हम लेफ्ट शू खरीद रहे हैं तो हमें राइट शू भी खरीदना होगा, ऐसा नहीं है हम कि सिर्फ लेफ्ट शू खरीद के घर आ गए। हम हमेशा पेयर्स खरीदते हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हर एक पर्सन के 2 लेग्स है और वो दोनों ही पैरों में शूज पहन रहे हैं, ठीक है। अब नाउ जो ये एल शेप है, एल शेप इंडिफरेंस कर्व्स होती है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में। इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर हमने x1 और x2 हमने शूज यहाँ पे ड्रॉ किए, तो x1 की अगर हम 3 यूनिट्स ले रहे हैं तो x2 की भी हम 3 यूनिट्स लेंगे। मतलब अगर हमने 3 लेफ्ट शू लिए तो आप 3 राइट शू लोगे। ऐसा नहीं है कि आपने 3 लेफ्ट ले लिए 4 राइट ले लिए। तो अगर आप इसको इमेजिन करो, x एक्सिस पर 3 है और y एक्सिस पर 5 है। आपने 3 लेफ्ट शू लिए, 5 राइट शू लिए, तो जो 2 राइट शू बचेंगे वो हमारे लिए वेस्ट हो गए। इसका मतलब हमें 3 राइट ही यूज होंगे। तो 3 लेफ्ट और 3 राइट जो आपस में जब कट करेंगे, कट कर रहे हैं ई पॉइंट पर, तो ये ई है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ऐसे ही ये हो गई एक इंडिफरेंस कर्व एल शेप्ड। ऐसे ही हर एक एल शेप्ड इंडिफरेंस कर्व इस कॉर्नर पे आके कट करेगी, जहां पर दोनों साइड के जो एक्सिस होंगे, मतलब जो पॉइंट्स होंगे वो इक्वल इक्वल होंगे। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में इंडिफरेंस कर्व आर एल शेप्ड, और ये मिनिमम की कंडीशन है। मतलब मिनिमम मतलब 3 लेफ्ट और 5 राइट, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 3। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में हम हमेशा मिनिमम वैल्यू उठाते हैं। समझ आया? मैम ये एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के केस में इंडिफरेंस कर्व हमेशा एल शेप्ड होंगे और स्ट्रेट लाइंस होंगी। मतलब एल शेप बन रही है, जो ये एक एक इंडिफरेंस कर्व है, फर्स्ट एल शेप, यहाँ पे 4 इंडिफरेंस कर्व बने हुए हैं, ठीक है। ये चीज समझ आ गई? नाउ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मैंने आपको एग्जांपल दिया था लेफ्ट शू और राइट शू का, कि हम दोनों पैर में शूज पहन रहे हैं। तो एज्यूम करो x1 है हमारा लेफ्ट शू और x2 है हमारा राइट शू। यस मैम। तो अगर हम लेफ्ट शू 3 खरीद रहे हैं तो हमें राइट शू भी 3 खरीदने होंगे। अगर हमने राइट शू 5 खरीद लिए तो जो 2 शू बचे वो हमारे वेस्ट हो गए। मतलब 3 का जो इंटरसेक्शन है हम वही कंज्यूम कर सकते हैं, और वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। मतलब दोनों ही x1 और x2 बराबर बराबर होने चाहिए, ठीक है। यस ये चीज समझ आई? अब यस मैम। जब ये दोनों बराबर है तो अगर हमने इसे ग्राफिकल पॉइंट्स में दिखाया, तो दोनों जब आपस में कट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये हमने पॉइंट दिखाया ई पॉइंट पर दोनों ही 3 हैं, इट इज द 3 पॉइंट। ऐसे ही हर एक इंडिफरेंस कर्व के लिए यहाँ पे 4 सेट आ गए जब x1 पॉइंट इक्वल है x2 पॉइंट के। अब जैसे यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ax1 bx2, ये है क्या? x1 की कुछ क्वांटिटी है a और x2 की कुछ क्वांटिटी है b, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, तो हमें ax1 इक्वेट करना है b के। तो व्हेन ax1 इज इक्वल टू bx2, वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, मतलब x1 और x2 का वो रेशियो होगा। हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ली है,
जैसे मैंने आपको कहा कि लेफ्ट शू 3 आए और राइट शू मान लो कि 5 आ गए, तो 3 और 5 में से हमने 3 सिलेक्ट किया बिकॉज 3 मिनिमम शूज तो हमें चाहिए ही जिससे कि हम पेयर बना के पहन सके। तो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा मिनिमम वैल्यू दिखाता है, मतलब न्यूनतम वैल्यू कौन सी होगी वो हम यूज करेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में। यस मैम। कोई डाउट किसी को? नो मैम। और ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स किंग को शेप बनाते हैं, ऊपर वर्ड लिखा है KING किंग, मतलब ये नुकीला पॉइंट बन रहा है ना, जो 4 इंडिफरेंस कर्व है इन चारों का जो नुकीला पॉइंट है, जैसे ई वाला पॉइंट बना या फिर जहां जहां पे दोनों कर्व्स आपस में काट रही है, तो यस इसे मैम। बोलते हैं हम किंग। और इस किंग पर ही सिर्फ इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। यस मैम। अब एक आती है कोसाई लीनियर प्रेफरेंसेस, या फिर हम इसे बोलते हैं पार्शियल वरना पार्टली लीनियर प्रेफरेंसेस। अब एक कोसाई लीनियर है क्या? जब एक इंडिविजुअल किसी एक गुड को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है दूसरे के मुकाबले। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है x1 और x2, नीचे वाला डायग्राम अगर आप देखो तो दो गुड्स हैं x1 और x2। x1 एक्सिस पे है सॉल्ट और x2 पर है क्लोथिंग। तो इधर हो क्या रहा है, एक इंडिफरेंस कर्व है IC1 IC2 IC3, 3 इंडिफरेंस कर्व्स हैं। अब अगर हम ध्यान से देखें तो x1 की क्वांटिटी कुछ भी चेंज हुई जा रही है लेकिन x2 की क्वांटिटी हमेशा कांस्टेंट है, x2 सेम रहेगा और x1 चेंज हुआ जा रहा है। जैसे अगर हम IC1 को देखें, IC1 जो हॉरिजॉन्टल इंडिफरेंस कर्व है, तो IC1 इंडिफरेंस कर्व पर x2 के तो बहुत सारे नंबर्स हैं लेकिन x1 के तो बहुत सारे नंबर्स हैं लेकिन x2 हमेशा कांस्टेंट है। इट मींस कंज्यूमर x2 को प्रेफरेंस दे रहा है, x2 की क्वांटिटी उसने फिक्स कर दी, बाकी x1 में कुछ भी चेंजेस होते रहे उसे फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज उसकी यूटिलिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, सीधी सीधी जा रहा है ना, इट मींस कि कांस्टेंट है। x1 चेंज होता रहे, x2 में कुछ खास चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसे मैथमेटिकल टर्म्स में देखें, जैसे नीचे लिखा है ux1 x2 इक्वल टू में vx1 x2। अब v यहाँ पर कोई भी एक मैथमेटिकल टर्म है, v हमने कंसीडर किया कि लॉग है, जबकि v स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, या फिर रूट से छोटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकता है। तो हमने कंसीडर किया v इज लॉग, तो हम अगर इसे यूटिलिटी फंक्शन में पुट करें, x1 x2 की कुछ वैल्यू ली 100 और v की वैल्यू ली log, तो हमने यहाँ पर देखा कि x की वैल्यू चाहे कितने भी अमाउंट से बढ़ रही हो, पहले बढ़ी 1 10 100 10,000 1000, तो x1 की वैल्यू अलग अलग अमाउंट से बढ़ रही है, लेकिन इन द एंड x1 से ज्यादा चेंजेस यूटिलिटी में नहीं हो पा रहे हैं एज कंपेयर टू x2। तो क्वाज़ाई लीनियर प्रेफरेंसेस हमें कहती हैं कि कंज्यूमर किसी एक गुड को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है एज कंपेयर टू अदर, और इसी वजह से उसकी जो यूटिलिटी है, इंडिफरेंस कर्व्स है, वो एक गुड की साइड ज्यादा झुकाव हो जाएगा और दूसरे गुड की साइड कम झुकाव होगा। समझ आया? यस मैम, जैसे इसके अंदर क्लोथिंग की साइड ज्यादा मतलब झुकाव है। क्लोथिंग की साइड झुकाव मतलब क्लोथिंग की जो उसने डिमांड की है वो सेम सेम चली जा रही है, और बाकी x1 में कुछ भी चेंजेस हुए जा रहे हैं, सॉल्ट कितने भी कम या ज्यादा हो जाए, क्लोथ की जो डिमांड है वो कभी कम नहीं होगी। यस मैम। किसी को कोई डाउट इसमें? बल्कि मैम मेरे को तो क्लोथिंग में वो लग रही है शिफ्ट, क्योंकि आप देखोगे ना कि क्लोथिंग की तरफ मैम एक वर्टिकल जा रहा है, x1 तो मैम इधर सेम है एक कांस्टेंट पॉइंट पे। तो मैम अगर आप देखो E1 E2 और ये सब मैम किसकी वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि क्लोथिंग वाले एक्सिस जो पे। जो इंडिफरेंस कर्व अपर साइड पे गए, IC1 से IC2 पे मूव हुआ, मैंने आपको बताया था कि इंडिफरेंस कर्व में जब शिफ्ट होगा तो वो अलग अलग कारणों से हो सकता है, या तो इंडिविजुअल ने दोनों की ही डिमांड बढ़ा दी, जैसे मान लो कि पहले ये 100 पॉइंट था, 100 101 102 वाला पॉइंट, तो पहले 100 पर दोनों की डिमांड इतनी थी, अब 101 हो गई, मतलब टोटल जो हमारी डिमांड थी वो चेंज हो रही है दोनों ही गुड्स के लिए।
और जो आप कह रहे हो लेफ्ट हैंड साइड x1 बार के लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप कह रहे हो कि थोड़ा सा झुकाव है उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है, तो जो इस डॉटेड लाइन से पहले वाला झुकाव है वो ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर लेवल तक वो बराबर प्रेफरेंस दे रहा था, लेकिन जब ये डॉटेड लाइंस आई x1 बार वाली, तो इन लाइंस के बाद कंज्यूमर x2 को प्रेफरेंस देने लगा और x1 की प्रेफरेंसेस कांस्टेंट हो गई। मतलब अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता एक लेवल के बाद कंज्यूमर को कि वो x1 खा रहा है या फिर वो x2 खा रहा है। यस मैम, ओके। समझ आया? यस मैम। तो ये 4 इंडिफरेंस करके अलग अलग शेप्स है, और डायमंड वाटर पैराडॉक्स हमने पढ़ ही लिया, इतना कुछ उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। हमारे 2 टॉपिक रह गए हैं, एक तुम्हारा रह गया वर्क और लेजर वाला, और सेकंड हमारा रह गया इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, और कीमत प्रभाव वो इनका इंक्लूडेड ही है इस दोनों में। तो कोशिश करना कि आज इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट थोड़ा आइडिया ले लो अपनी बुक से, ताकि कल की क्लास में इजीली समझ आ जाए। बाकी ये तो इतना ही था, ये इंडिफरेंस उसका पार्ट है इनकम इफेक्ट का। ऋतिक अटेंडेंस देख लेना। यस मैम, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, मैं एंड करती हूँ क्लास यहाँ पे। ओके। आप गई क्या?